हेलो डियर स्टूडेंट्स, RS एकेडमी 2.0 में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे हाउ टू ट्रांसलेट, अनुवाद कैसे करें। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए ग्रामर के बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे टेंस, वॉइस, मॉडल्स, वर्ब टू बी, नॉन फाइनाइट्स etc। परंतु यहाँ पर समझना है कि अनुवाद चाहे किसी भी नियम से किया जाए, ट्रांसलेट चाहे किसी भी नियम से किया जाए, हमें सबसे पहले उस वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब तथा ऑब्जेक्ट को खोज लेना चाहिए। सब्जेक्ट, वर्ब तथा ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर लेना चाहिए। परंतु इन तीनों में से हमें सबसे पहले वर्ब को खोजना चाहिए। इन तीनों में से हमें सबसे पहले क्या खोजना चाहिए? वर्ब को खोजना चाहिए, जो हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं। वर्ब कहाँ आते हैं? हिंदी वाक्य के अंत में। काम होने वाले वाक्यों में काम ही वर्ब होते हैं, परंतु जिन वाक्यों में कोई काम न होता हो तो उस वाक्य के अंत में आने वाले शब्द, जैसे है, हो, हूँ, होता है, होते हैं, होती है, था, थे, थी तथा होगा, होगी, होंगे, यही वर्ब होते हैं। अब हम इन वाक्यों में वर्ब को फाइंड आउट करेंगे। सेंटेंस है, राजू अंग्रेजी पढ़ता है। इस वाक्य में क्या काम हो रहा है? तो पढ़ने का। तो पढ़ता है क्या हो जाएगा? वर्ब। नेक्स्ट वाक्य है, निराला महान कवि थे। इस वाक्य में कोई काम नहीं हो रहा है, बल्कि निराला जी के बारे में कहा जा रहा है, तो इसमें वर्ब क्या होगा? थे। नेक्स्ट है, कोयला काला होता है। इस वाक्य में भी कोई काम नहीं हो रहा है, बल्कि कोयला के बारे में कहा जा रहा है, तो इस वाक्य में वर्ब क्या हो जाएगा? होता है। डियर स्टूडेंट्स, वर्ब के बाद हम लोगों को सब्जेक्ट खोजना चाहिए। तो अब हम सीखेंगे सब्जेक्ट खोजने का नियम। सब्जेक्ट खोजने के लिए वर्ब में कौन लगाकर प्रश्न पूछना चाहिए, उससे मिलने वाला जवाब ही सब्जेक्ट होता है। जैसे राजू अंग्रेजी पढ़ता है। पढ़ता है वर्ब है। अब इस पढ़ना में कौन लगाकर प्रश्न पूछेंगे? कौन पढ़ता है? जवाब क्या आ रहा है? राजू। तो राजू यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट वाक्य है, निराला महान कवि थे। थे वर्ब। अब इसमें कौन लगाकर प्रश्न पूछिए? कौन थे? तो निराला। यहाँ निराला हो जाएगा सब्जेक्ट। दोस्तों, इस तरह से हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने सीखेंगे। मैंने यहाँ लिखा है, मूल रूप से ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रत्यक्ष कर्म एवं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अप्रत्यक्ष कर्म। परंतु हिंदी के वाक्यों में ऑब्जेक्ट खोजने के लिए कुछ नियम होते हैं, जो इस प्रकार हैं। नियम क्या होता है? वर्ब में क्रमशः क्या, किसे या किसको, कैसा कैसी, कहाँ तथा किस लिए लगाकर प्रश्न पूछा जाता है। अर्थात सबसे पहले वर्ब में क्या लगाकर प्रश्न पूछेंगे। यदि क्या से ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो किसे या किसको लगाकर प्रश्न पूछेंगे। इससे भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो कैसा कैसे लगाकर प्रश्न पूछेंगे। इससे भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो कहाँ लगाकर प्रश्न पूछेंगे। और इससे भी नहीं मिलेगा तो किस लिए लगाकर प्रश्न पूछेंगे। तो ये 5 तरीके ऑब्जेक्ट खोजने का है। अब हम इन वाक्यों के माध्यम से बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। सेंटेंस है, रामू अंग्रेजी पढ़ता है। सबसे पहले हम वर्ब खोजेंगे। पढ़ता है वर्ब। अब इस वर्ब में कौन लगाकर प्रश्न पूछेंगे? कौन पढ़ता है? रामू सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्या करना है? इसी वर्ब में क्या लगाकर प्रश्न पूछना है। क्या पढ़ता है? जवाब क्या आ रहा है? अंग्रेजी। अंग्रेजी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। पहला वाक्य में हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब नेक्स्ट वाक्य है, अनुज सर मुझे पढ़ाते हैं। उसी तरह से खोजेंगे। पढ़ाते हैं वर्ब। कौन पढ़ाते हैं? अनुज सर सब्जेक्ट। क्या पढ़ाते हैं? जवाब नहीं मिल रहा है। किसे पढ़ाते हैं? मुझे ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, रोहित उदास दिखता है। दिखता है वर्ब। कौन दिखता है? तो रोहित। क्या दिखता है? जवाब नहीं मिल रहा है। किससे या किसको दिखता है? जवाब नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर बोले कि कैसा दिखता है तो जवाब क्या रहा? उदास। तो यह हो जाएगा
ऑब्जेक्ट। इसी तरह से नेक्स्ट वाक्य है, वह विद्यालय जाता है। जाता है वर्ब। अब इसमें कौन लगाकर प्रश्न पूछेंगे, वर्ब में कौन जाता है, वह सब्जेक्ट। अब वर्ब में कहाँ लगाकर प्रश्न पूछेंगे, कहाँ जाता है, विद्यालय, यह हो जाएगा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, बच्चा मिठाई के लिए रोता है। रोता है वर्ब। वर्ब में कौन लगाकर प्रश्न पूछेंगे सब्जेक्ट खोजने के लिए, कौन रोता है, तो बच्चा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब अंत में किस लिए लगाकर प्रश्न पूछेंगे वर्ब में, किस लिए रोता है, तो मिठाई के लिए, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर समझना है कि किस लिए से मिलने वाला ऑब्जेक्ट अक्सर पर्पस होता है। अक्सर क्या होता है, पर्पस होता है, जिसे हम उद्देश्य कहते हैं। मैंने यहाँ नोट में लिखा है, क्या से मिलने वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा किसे या किसको से मिलने वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। दूसरे शब्दों में, जो ऑब्जेक्ट वर्ब के अर्थ को पूरा कर देता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा जो ऑब्जेक्ट वर्ब के अर्थ को पूरा नहीं कर पाता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। सेंटेंस है, अनुज सर मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं वर्ब हो गया, कौन पढ़ाते हैं, अनुज सर। क्या पढ़ाते हैं, अंग्रेजी। अंग्रेजी कहने से यह ज्ञात है कि इस वर्ब का अर्थ पूरा है। क्या पढ़ाते हैं, तो अंग्रेजी, यानी अंग्रेजी कहने से यह भाव व्यक्त है कि वर्ब का अर्थ को पूरा है। लेकिन अगर अंग्रेजी को छुपा दिए, अब अनुज सर मुझे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, पता चल रहा है, अनुज सर मुझे पढ़ाते हैं, तो यहां पर मुझे ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्या वर्ब के अर्थ को पूरा कर पा रहा है। अनुज सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यह ऑब्जेक्ट जो है से वर्ब के अर्थ को नहीं पूरा कर पा रहा है। तो अंग्रेजी वर्ब के अर्थ को पूरा कर रहा था, इसलिए इसको बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मुझे वर्ब के अर्थ को पूरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए बोलेंगे इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने सीखेंगे कि अब हम ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। यह प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुज सर। इसके बाद वर्ब लाएंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। वर्ब सिंगुलर कब होगा, जब वह 5वीं अवस्था में होता है। अब यहाँ पर समझना है कि पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लाएंगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो देखिए, हम दोनों में से किसी को पहले ला सकते हैं। अगर पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लाए, जैसे इंग्लिश को ले लाए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लास्ट में रखने के लिए उसके पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना होगा। यानी अनुज सर टीचेज इंग्लिश टू मी, ये भी सही है। अगर हम चाहें कि इनडायरेक्ट को पहले और डायरेक्ट को बाद में लाने के लिए, तो भी ला सकते हैं, अनुज सर टीचेज मी। अगर हम इनडायरेक्ट को पहले ले लाए तो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं करेंगे, अनुज सर टीचेज मी इंग्लिश। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।